हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 12 के ऑल डायग्राम। आज हम क्लास 12 के सभी डायग्राम को मैम आज एक्सप्लेन करेगी वन शॉट में। ठीक है, देखो ऑल डायग्राम देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ समझ के देखेंगे। ठीक है बच्चा, देखो कंप्लीट डायग्राम कराएगी मैम आज आपके। ठीक है, देखो तो क्लास 12 के आज हम सभी डायग्राम करेंगे एक सीरीज में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन सबसे पहले चैप्टर वन का डायग्राम वन लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट चैप्टर वन है और डायग्राम वन है। पूरी एनसीईआरटी के क्लास 12 के ऑल एनसीईआरटी के ऑल डायग्राम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। क्या होते हैं डायग्राम वन? देखो डायग्राम वन है बच्चा, एक फ्लावर होता है। ठीक है, उस फ्लावर में दिखाया गया है, देखो बच्चा, दिस इज द स्टेमन। Stamen is the male part of flower. What is stamen? Stamen is the male part of flower. Male part of flower. कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द एंथर एंड सेकंड इज द फिलामेंट। फर्स्ट इज द एंथर एंड सेकंड इज द फिलामेंट। एंथर में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। और ये क्या होता है? फिलामेंट क्या होता है बेटा? अटैच होता है। अटैच होता है। देखो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द एंथर। ये क्या है? दिस इज द एंथर। एंथर में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड दिस इज द फिलामेंट। फिलामेंट फिलामेंट लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कहाँ से अटैच होता है? फ्लावर के पेटल्स से, थैलेमस से। अलग अलग फ्लावर्स में, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। तो अभी हमने क्या देखा? स्टेमन देखा। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज द एंथर एंड द सेकंड इज द फिलामेंट। ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। एंथर में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन होता है। देखो सेकंड इज द पिस्टिल, ये दिख रहा है, दिस इज द पिस्टिल। अब हम इसको देखेंगे, ये पूरा कंप्लीट। देखो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, लेकिन फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है? एक है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। किसी स्पीसीज में जैसे पपाया स्पीसीज है, मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज में मेल एंड फीमेल फ्लावर एक साथ होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पिस्टिल। दिस इज द कंप्लीट पिस्टिल। पिस्टिल पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। ठीक है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। क्या होता है बच्चा? कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। दिस इज द ओवरी, सेकंड इज द स्टाइल, थर्ड इज द स्टिग्मा। कितने पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा पर क्या होता है? स्टिग्मा क्या होता है? ये जो है ऊपर, ये स्टिग्मा है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ आकर लैंड होता है? पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर लैंड होता है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन कहाँ आकर लैंड होता है? स्टिग्मा पर आकर लैंड होता है। स्टाइल एक लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो क्या करता है? जो स्टिग्मा और ओवरी के बीच का जंक्शन होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों? ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चा? ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? फीमेल एग होता है। फीमेल एग होता है। और जो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट कहाँ बनता है? ओव्यूल के अंदर होता है। और जो पोलन ग्रेन होता है वो लैंड करता है यहाँ एक पोलन ट्यूब के थ्रू एंट्री करके मेल गैमीट को यहाँ रिलीज करता है। ओव्यूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ओके बच्चों, समझ आया? ओके, अब एक एक को डिटेल में देखेंगे। अभी हमने फ्लावर देखा,
मेल पार्ट ऑफ फ्लावर देखे, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर देखे। अब हम मेल पार्ट के बारे में देखेंगे और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसा होता है वो देखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये क्या है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। स्टेमन क्या है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है, फ्लावर। टू पार्ट्स हैं, एंथर इज अ फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट है। फिलामेंट एक लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और एंथर कैसा है, बाई लोब है। एक लोब ये है बच्चा और एक लोब ये है। एंथर कैसा है, बाई लोब स्ट्रक्चर है। बाई लोब में कितनी थीका है, ईच लोब में 2 थीका है, तो 2 लोब में कितनी थीका होगी, 4 थीका होगी। 1 2 3 4। और इन जो थीका के अंदर भरे होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज, इनमें फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन का। अब हम क्या करते हैं, एंथर को हमने यहाँ से कट किया, एंथर को हमने कट किया। अब जैसे सपोज कोई ग्लास ही है, उसको कट करते हैं, तो अब हम अंदर के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एंथर को कट करने के बाद ये स्ट्रक्चर बनी है, अब हम इसको देखेंगे। अब इसमें क्या है, देखो बच्चा, 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका, 4 थीका, ये लोब है। 1 लोब, 2 लोब, ईच लोब में 2 थीका, तो 2 लोब में 4 थीका, कैसा था, बाई लोब था। समझे। अब सुनो, अब जो ये थीका है बच्चा, इन थीका में भरे हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। क्या भरे हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज, जो क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन करेंगे। ठीक है, जो दोनों लोब को कनेक्ट करने का काम करता है उसे कहते हैं कनेक्टिव। ठीक है, तो ईच दोनों लोब को कनेक्ट करेगा उसे कहते हैं कनेक्टिव। अब बच्चों एक बात देखो, अब हमने क्या किया, इसका इतना पोर्शन कट कर दिया, इतने पोर्शन को अब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ये दिख रही है सबसे आउटर लेयर, ये है एपिडर्मिस। आउटर लेयर सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस। जो सेकंड लेयर है, आउटर लेयर के इनर साइड है, उसे कहते हैं एंडोथीसियम। अब एंडोथीसियम के अंदर भी थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर को कहा मिडिल लेयर। क्या कहा इन तीनों लेयर को, मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर क्या फंक्शन प्ले करती है, प्रोटेक्शन का। क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, किसको प्रोटेक्ट कर रही है, थीका को प्रोटेक्ट कर रही है। कितनी लेयर है, 3 लेयर है, किसको प्रोटेक्ट कर रही है, माइक्रोस्पोरेजिनस टिश्यूज को या थीका को प्रोटेक्ट कर रही है। अब बेटा एक और लेयर है, इन 3 लेयर के अंदर, मिडिल लेयर के अंदर एक और लेयर है जिसे कहा गया टैपेटम। क्या कहा गया, टैपेटम। देखो ये 3 लेयर है, इन 3 लेयर के अंदर एक लेयर ये रही, इस लेयर को क्या कहा गया, टैपेटम कहा गया। इसके अंदर बहुत ज्यादा थिक साइटोप्लाज्म है और उसमें मल्टी न्यूक्लियस है। थिक साइटोप्लाज्म है बहुत ज्यादा और मल्टी न्यूक्लियस है। तो इसका काम क्या होता है, टैपेटम का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड ना करा के, टैपेटम का काम होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन। डेवलपिंग पोलन ग्रेन को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड का काम करती है। डेवलपिंग पोलन ग्रेन को वो क्या काम करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, टैपेटम इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, टैपेटम के बारे में बात कर रहे हैं। टैपेटम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये रही माइक्रोस्पोर मदर सेल। आप इनको थीका भी बोल सकते हो, जब वो प्री मैच्योर उसमें होती है तो उसको थीका कहते हैं, लेकिन जब वो स्पोरोजिनस टिश्यूज से फिल हो जाती है तो उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या भरे होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यूज, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज ही आगे जाके डेवलप होके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, अब ये थोड़ा डेवलप हो गया, यही वाली स्ट्रक्चर कैसी हो गई, डेवलप हो गई है। अब इसमें देखो ये फॉर्मेशन, स्पोरोजिनस टिश्यूज ने फॉर्मेशन क्या कर लिया, पोलन ग्रेन बना लिए। देखो ये सब क्या बने हैं,
पोलन ग्रेन भरे हैं, भरे हैं। अब ये फट जाती है, डेहिसेंस हो जाता है और पोलन ग्रेन को रिलीज कर दिया जाता है एयर में, वाटर में, कहीं पर भी। आप पोलन ग्रेन को एयर में रिलीज कर सकते हो, वाटर में रिलीज कर सकते हो, लेकिन जहां पर भी कर रहे हो पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चों? ओके, ये पोलन ग्रेन रिलीज हो गए। अब इन पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये पोलन ग्रेन कैसे हैं, देखो। सबसे पहले ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये डेवलपिंग पोलन है। इसमें क्या है, वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है। क्या है, वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है। इनमें एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनता है, एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, टू सेल्ड स्टेज बन जाती है। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव सेल और सेकंड इज द जनरेटिव सेल। जो बिग होता है वो वेजिटेटिव सेल होती है, जो स्मॉल होती है वो जनरेटिव सेल होती है। जो जनरेटिव सेल्स होते हैं उसमें माइटोसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट बन जाते हैं। ठीक है, अब इसको मैम ने पूरा बड़ा बिग करके खुद ड्रॉ करके दिखाया है। देखो, इंपॉर्टेंट है कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें टू सेल्ड होती है। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव सेल, सेकंड इज द जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और जनरेटिव सेल क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। अब कहा गया है कि 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन की शेडिंग टू सेल्ड स्टेज में हो जाती है। स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी में, यस। 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन की शेडिंग टू सेल्ड स्टेज में हो जाती है, फर्स्ट वेजिटेटिव सेल, सेकंड जनरेटिव सेल। ओके, लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में ये क्या कर लेता है, जनरेटिव सेल्स टू मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। 40% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन की शेडिंग थ्री सेल्ड स्टेज में होती है, टू मेल गैमेट होते हैं और वन वेजिटेटिव सेल होती है। ओके, चलो अब हम देखते हैं इस पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। वन वेजिटेटिव सेल, वन जनरेटिव सेल। लेकिन इसको चार, इसमें होते बहुत सारा साइटोप्लाज्म, इसको चारों तरफ से कवर करती हैं टू मेम्ब्रेन। जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं एक्साइन। एक्साइन इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू पूछा हुआ है, शायद 2025 में ही शायद पीवाईक्यू आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइन क्या है, ये एक हार्ड लेयर है। एक्साइन क्या है, हार्ड लेयर है। और ये इसमें क्या होता है, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन इस तरह का सब्सटेंस है, आप उसे कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड, कुछ भी उसको डिजनरेट नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसी वजह से 10-10 हजार साल पुराने पोलन ग्रेन फोसिल्स के रूप में मिलते हैं, क्योंकि वो एंजाइम डिजनरेट नहीं होती तो अंदर सेफ होते हैं। ठीक है, तो एक्साइन इंपॉर्टेंट है। इस एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, कोई भी एल्केलाइन पीएच, कोई भी एसिड्स उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सेकंड होते हैं इंटाइन। इंटाइन बनी होती है सेलुलोज और पेक्टोज की, उसके अंदर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एक बात बताओ, इनमें जर्म पोर पाए जाते हैं, जर्म पोर जो एक्साइन में होते हैं। जर्म पोर क्या होते हैं बेटे, जब पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं तो इस जर्म पोर के थ्रू ही करते हैं। पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जर्म पोर के थ्रू ही करते हैं। ओके बच्चों, देखो बहुत सारी सिटीज में पोलन ग्रेन से पोलन टैबलेट्स बनाई जाती है। कहा जाता है, एक तो ये पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा एलर्जीज कोज करते हैं, सीवियर एलर्जी कोज करते हैं, लेकिन ये बहुत न्यूट्रिशन इनमें होता है, इसलिए इंग्लैंड में इनमें 20 पोलन ग्रेन से पोलन टैबलेट बनाई जाती है, जिनको एथलीट्स लेते हैं। वो कहते हैं कि एनर्जी बढ़ जाती है बॉडी में। ओके, ये हमने मेल गैमेट के बारे में पढ़ा। मेल गैमेट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके ऑर्गन्स क्या होते हैं। मेल गैमेट हमने पोलन ग्रेन बना लिया। अब मैम एक छोटा सा ये समझा देती है, उसके बाद फीमेल गैमेट बताएगी। ये कोई फ्लावर है, ये मेल गैमेट है। स्टेमन है, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट है। देखो ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये फीमेल गैमेट है, फीमेल है, फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है। इसे कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी।
मैम ने अभी पीछे समझाया, स्टिग्मा पर आकर पोलन लैंड होते हैं, ये हो गए पोलन लैंड। और इसकी ओवरी में क्या होता है, ओवरी में एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग होता है, ये होता है एग। अब क्या होता है बेटा, अब ये जो पोलन ग्रेन है ये मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, और वो मेल गैमीट यहाँ आते हैं फीमेल के बॉडी पार्ट्स में, जहाँ एग होता है यहाँ आने होता है। तो पोलन ग्रेन क्या करते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, ये उसने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया और एग रिलीज कर देते हैं। टू एग रिलीज करते हैं, वो एग के पास आते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो ने फिर न्यू सीड बनाया, न्यू सीड का फिर जर्मिनेशन होकर न्यू प्लांट बन गया, फिर फ्लावर आ गए। ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर देखे, अब हम देखेंगे फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। देखो, अगर सिंगल लिखा जाए फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, इस तरह का होता है। कहाँ अटैच होता है, थैलेमस से अटैच होता है। कहीं कहीं ये फ्यूज भी होते हैं, स्टिग्मा फ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टिग्मा होते हैं फ्यूज होते हैं, ये हो रही फ्यूज। कहीं कहीं ये स्टिग्मा फ्री होते हैं, इसमें फ्री है। अब ये दिखाऊंगी आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर। ओव्यूल को मैम ने आगे डिटेल में समझाया है। ये क्या है, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। कितने पार्ट हैं, इसे कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल, पिस्टिल के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। ओवरी एंड द स्टाइल, ये ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है, एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा पर आकर पोलन लैंड हो गया, ये हो गया पोलन लैंड। अब पोलन ग्रेन को क्या करना है, अपने मेल गैमीट को यहाँ पर भेजना है, ये यहाँ पर क्या है, एग है। अब पोलन ग्रेन ने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, टू मेल गैमेट, ये रहे टू मेल गैमेट को पोलन ट्यूब से होते 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 फीमेल, ये इधर यहाँ पर आकर यहाँ पर उसने रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैम क्या स्ट्रक्चर समझाएगी डिटेल में, ये वाली स्ट्रक्चर बस, इसे कहते हैं ओव्यूल। इस ओव्यूल को मैम डिटेल में समझाती है, क्योंकि ओव्यूल से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये होता है ओव्यूल, क्वेश्चन है हाइलम से, ये पीवाईक्यू है नीट में, प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू है कि जो हाइलम होता है वो किस किस के बीच का जंक्शन होता है। ये है हाइलम, तो ऊपर क्या है, फ्यूनिकल है, ऊपर फ्यूनिकल है और नीचे क्या है, ओव्यूल बॉडी है। ऊपर फ्यूनिकल है, नीचे ओव्यूल बॉडी है, तो हाइलम किसके बीच का जंक्शन है, फ्यूनिकल एंड ओव्यूल के बीच का जंक्शन है। किसके बीच का जंक्शन है, फ्यूनिकल एंड ओव्यूल के बीच का जंक्शन है। अब देखो, सुनो, ये एक स्मॉल सा होता है माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड होता है, और इसमें एक माइक्रोपाइल, एक होल होता है। क्या है, एक होल है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। और ये वाला जिधर माइक्रोपाइल होल होता है उधर होते हैं माइक्रोपाइलर पोल, कहते हैं उस साइड को माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। जो माइक्रोपाइलर पोल की अपोजिट साइड है उसे चैलेजल पोल कहते हैं, या माइक्रोपाइल एंड कह लो या चैलेजल एंड कह लो, ठीक है। अब सुनो, अब ये जो एग है फीमेल का, ये जो क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर एग है। जिस तरह से एम्ब्रियो के अंदर एग है, सबसे ये आउटर कवरिंग है, दिस इज द आउटर कवरिंग, इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग के अंदर इनर इंटेग्यूमेंट या इनर कवरिंग। अब इसके अंदर भी एक न्यू सेलस सेल्स होती हैं, इस तरह क्या होता है, न्यू सेलस। अब ये न्यू सेलस का फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये न्यू सेलस, ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ये प्रोवाइड कराती है क्या, प्रोटेक्ट करती हैं, किसको, किसको प्रोटेक्ट करती हैं, एम्ब्रियो सैक को, और उसके अंदर जो एग होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये न्यू सेलस क्या कराती है, प्रोवाइड नरिशमेंट, किसको, किसको प्रोवाइड नरिशमेंट कराती है। क्योंकि बेटा देखो, मेल एग को, मेल गैमीट्स को यहीं आना है,
और यहीं पे आके फर्टिलाइजेशन होना है, फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं पे एम्ब्रियो बनना है, एम्ब्रियो के बाद यहीं पे जाइगोट बनना है, जाइगोट के बाद यहीं पे सीड बनना है। तो इसको न्यूट्रिशन तो चाहिएगा, इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराती है? न्यूसेलस। लेकिन हमने देखा था जो मेल गैमीट थे, पोलन ग्रेन्स थे, उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करा रही थी? टैपेटम। कौन प्रोवाइड करा रही थी? टैपेटम। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं मेल में टैपेटम और फीमेल में न्यूसेलस। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, जो माइक्रोपाइल होता है वो स्मॉल ओपनिंग होती है एट द टिप ऑफ ओव्यूल के टिप पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एंट्री करती है। सेकंड इज न्यूसेलस। न्यूसेलस इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है इनसाइड द इंटेग्यूमेंट के अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यूज होते हैं। फिर होता है एम्ब्रियोसैक। देखो ये रहा एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड विद द न्यूक्लियस, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। फिर होता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है? ये एक जंक्शन होता है, देखो ये रहा फ्यूनिकल। फ्यूनिकल स्टॉक अटैचिंग द ओव्यूल ऑफ द प्लेसेंटा, ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करते हैं। फिर होता है हाइलम। हाइलम पीवाईक्यू है, ये जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी। ये फ्यूनिकल है ऊपर, ये हो गया हाइलम। फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी के बीच का जंक्शन होता है, पीवाईक्यू है हाइलम। इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव लेयर सराउंडिंग द न्यूसेलस होती है, ये कहां पर नहीं होती है? माइक्रोपाइल एंड पर नहीं होती है। ठीक है, समझ आया बच्चों? अब सुनो, ये रियल के पोलन ग्रेन दिखाए गए हैं, वो स्टिग्मा जहां पर आकर पोलन लैंड करते हैं। ये स्टिग्मा है जहां पर पोलन आकर लैंड करते हैं। फिर वो मैम ने बताया कि पोलन ट्यूब ये होती है, पोलन ट्यूब थ्रेड लाइक होता है। देखो रियल पिक्चर्स है। अब हम फीमेल के ऊपर आ गए, यहाँ पर पोलन ट्यूब एंटर हो गया, आगे पोलन ग्रेन एंटर हो गया। अब एक बात बताओ, जब ह्यूमन के घर में, हमारे घर में मेहमान आता है तो हम पहचान लेते हैं ये हमारे, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है। अगर हम वैसे भी नहीं पहचान पाए तो वो हमें बता देते हैं, अच्छा मैं तुम्हारे चाचा का, मामा का, भतीजे का ये हूँ, तो वो हम पहचान लेते हैं। लेकिन ये कैसे पहचानेगा? इसको कैसे पता चलेगा कि ये मेरी ही स्पीसीज का पोलन है? हो सकता है गवावा का पोलन मैंगो पे आके लैंड कर जाए। कैसे होगा? उसको तो नहीं पता चलेगा। तो कैसे चलेगा? पोलन तो सेम स्पीसीज का चाहिए, लेकिन पता तो चल नहीं रहा है, तो कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा बेटा, ये पोलन ग्रेन और ये, इनके अंदर केमिकल टॉक होती है, ये कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा। ये इस केमिकल को चेक करेगा कि हाँ ये तो सेम केमिकल है। अगर वो सेम होता है, केमिकल टॉक करेंगे, अगर वो सेम स्पीसीज के पोलन है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगी। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा। ठीक है, पोलन की वाइबिलिटी फिनिश हो जाएगी, पोलन खत्म हो जाएगा। अब सपोज उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भैया तुम मेरे स्पीसीज के पोलन हो, ठीक है आओ। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो पोलन ग्रेन ने क्या किया? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। अब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके 2 मेल गैमेट उसने इसमें भेज दिए। अब देखो, सुनो, अब मेन यहाँ से आता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछा है बच्चों, क्वेश्चन आया है यहाँ से। ये एक बिग सेल है, बिग सेल में क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं? 2 है। सेंट्रल सेल है जो सेंटर में है। ये एग है, ये एग है। क्या है? ये एग है, न्यूक्लियस है और एग है। फ्यूजन यहाँ पे होना है। अब देखो कैसे आएगी वो, पोलन ट्यूब आ रही है बेटा। ये 2 सिनर्जिड सेल्स है, 1 सिनर्जिड सेल्स एंड द 2 सिनर्जिड सेल्स। कितनी सिनर्जिड सेल्स हैं? 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। अब ये सिनर्जिड सेल्स क्या करती हैं? ये सिनर्जिड सेल्स अपने अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती हैं। देखो ये इस तरह की स्ट्रक्चर, दिस इज द फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या है ये? फिलीफॉर्म अपरेटस।
दिस इज द फिलीफॉर्म अपरेटस। सिनर्जिक सेल्स ने अपने अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया, दोनों तरफ होता है। अब जो पोलन ट्यूब आती है वो किसी एक फिलीफॉर्म अपरेटस से एंट्री लेगी, या तो इससे लेगी या इससे लेगी। सपोज उसने इससे ले लिया, इससे लिया, तो ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। वो 2 मेल गैमीट लेके आएगी। एक मेल गैमेट से वो क्या कर देगी, एग के पास छोड़ देगी, यहाँ पे फ्यूजन कर देगी, सेकंड मेल गैमेट को यहाँ पे छोड़ देगी, जो सेंट्रल सेल्स में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उनके पास छोड़ देगी। ठीक है, फिलीफॉर्म अपरेटस पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म अपरेटस टू गाइड द, क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस। आंसर क्या है, टू गाइड द पोलन ट्यूब। इसका काम है गाइड करना पोलन ट्यूब को, कि भाई ये तुम्हारा पाथवे है, तुम्हें यहाँ से जाना है। ठीक है, पोलन ट्यूब ये तुम्हारा पाथवे है, तुम्हें यहाँ से जाना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में देखो, अब वो लेकर आए फिलीफॉर्म अपरेटस से उसने एंट्री ले ली, एक मेल गैमेट को इधर एग के पास छोड़ दिया और एक मेल गैमेट को पोलर न्यूक्लियाई के पास छोड़ दिया। अब नेक्स्ट देखो, हो गया। अब क्या हुआ, अब क्या प्रोसेस आई, जी मैडम। एक मेल गैमीट एग के पास छोड़ा, एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के पास छोड़ा। अब क्या बन गया, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक बन गया। जो सिनर्जिड सेल्स थी जिधर से पोलन ने एंट्री ली थी वो डिजनरेट होना शुरू हो गई और जाइगोट बन गया 2n। दूसरी साइड की जो एंटीपोडल सेल्स थी वो भी डिजनरेट होना शुरू हो गई, और इधर क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस बन गया और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म बनाएगी, जो क्या करेगी, न्यूट्रिशन का काम करेगी। अब ये जो जाइगोट बना है इसको फिर न्यूट्रिशन चाहिए, कहाँ से आएगा, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो उसको न्यूट्रिशन देगा ये जो एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस से जाइगोट बन जाएगा, फिर जाइगोट, फिर डिवीजन होगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर डिवीजन होगा, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर डिवीजन होगा, फिर ये मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। मैच्योर एम्ब्रियो में एक होगा रेडिकल, एक होगा प्लीम्यूल और दो होंगे कोटिलीडन्स। कोटिलीडन्स न्यूट्रिशन देगा, रेडिकल से फॉर्मेशन होगा रूट का और रूट सिस्टम बनेगा, और प्ल्यूम्यूल से शूट सिस्टम बनेगा। शूट में स्टेम वगैरह ये बन जाएगा, और इस तरह से एक नया प्लांट बनेगा। आया समझ बच्चों, एक नया प्लांट बनेगा। अब एक चीज और देखो, एक डायग्राम मैम ने बताया था कि ये फीमेल का पार्ट है, ठीक है, फीमेल फ्लावर है। अब इस फीमेल फ्लावर के अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कैसे बनते हैं, मेच्योर, ये अनमेच्योर से मेच्योर कैसे होता है उसकी प्रोसेस देखेंगे हम, अनमेच्योर से मेच्योर कैसे हो रहा है। ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स के बनने की प्रोसेस को ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और फ्रॉम द मेगास्पोर्स मदर सेल से बनते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो सुनो, यहाँ पे आओ, डायग्राम पे आओ बेटा। देखो ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल। ये इसके चारों तरफ क्या बना है, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या प्रोवाइड कराता था, न्यूट्रिशन। न्यूसेलस क्या प्रोवाइड करा रहा है, न्यूट्रिशन।
जिधर माइक्रोपाइलर एंड है, जिधर पोल होल है, माइक्रोपाइल है, उधर माइक्रोपाइलर एंड, और उसके अपोजिट चैलेजल एंड, चैलेजल एंड। मेगास्पोर मदर सेल ये रही, और ये हो गया न्यूक्लियस। अब इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस होने के बाद 2 मेगास्पोर डायोड बनते हैं, बाकी न्यूक्लियस उसके चारों तरफ ऐसे ही रहते हैं। मेगास्पोर डायड से फिर मियोसिस होता है, मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। क्या बनते हैं? मेगास्पोर टेट्राड। लेकिन क्या होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के 3 मेगास्पोर टेट्राड, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के 3 मेगास्पोर टेट्राड होते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो बचा क्या है? एक मेगास्पोर बना, एक मेगास्पोर बचा ना, 3 तो डीजनरेट हो गए। इस एक मेगास्पोर में फिर होता है माइटोसिस। इसने फिर माइटोसिस किया। अभी माइटोसिस करके मेगा स्पार का न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, 2 2 न्यूक्लियस बनी। अब 2 न्यूक्लियस ने फिर माइटोसिस किया, अब 4 न्यूक्लियस बनी। अब इन्होंने फिर माइटोसिस किया, तो फिर 8 बने। अभी यहाँ तक क्या हो रहा है? ओनली कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मीन्स ओनली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ठीक है, नो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आगे बच्चा, इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इनमें से 3 न्यूक्लियस अपनी चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करके ऊपर अरेंज हो जाएंगे, जिसे कहेंगे सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स के पास ही एग होता है, लेकिन 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे, जिन्हें कहेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा सेंट्रल सेल का। ये सबसे बड़ी सेल है, सेंट्रल सेल। अब 3 न्यूक्लियस नीचे जाके 3 एंटीपोडल सेल बना लेंगे। अब बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि ये जो होती हैं, ये वाली स्टेज, ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है, यानी कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज है ये। क्यों है बच्चों? 7 सेल 7 है और 8 न्यूक्लियस कैसे हैं? देखो, दिखाती है मैम। 3 सिनर्जिड सेल हैं, तो 3 सिनर्जिड सेल्स के अंदर 3 न्यूक्लियस हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, तो 3 एंटीपोडल सेल्स के पास 3 न्यूक्लियस हैं। तो 3 3 6, 6 सेल्स और 6 न्यूक्लियस। लेकिन 1 सेंट्रल सेल है, और उस 1 सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है ये। अब क्या होते हैं, ये रेडी हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखो, 3 एंटीपोडल सेल्स चैलेजल एंड पर हैं, 3 सिनर्जिड सेल्स माइक्रोपाइल एंड पर है, 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल्स के पास है, ये एग है। अब जो पोलन अब इसने सिनर्जिड सेल्स ने फिलीफॉर्म अपरेटस का फॉर्मेशन कर लिया है, ये कर लिया। अब जो पोलन ट्यूब आएगी, वो यहाँ से एंट्री लेके अब आके वो फर्टिलाइज करेगी। ओके बच्चों, ठीक है। ये डाइकोट एम्ब्रियो बना, ये मोनोकोट एम्ब्रियो बना। डाइकोट एम्ब्रियो में ये 2 कोटिलिडन्स होते हैं, एक ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ये हमारी काल्पनिक है। एक प्लूम्यूल होता है, 2 कोटिलिडन्स होते हैं, रेडिकल होता है, रेडिकल से बनता है रूट सिस्टम। रूट के ऊपर होती है, रूट के ऊपर कैप होती है, रूट कैप होती है, क्योंकि रूट बहुत सॉफ्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको कवर करने के लिए कैप होती है। और प्ल्यूम्यूल से बनता है सूट सिस्टम। कोटिलिडन्स प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिशन। डाइकोट का एम्ब्रियो, ये मोनोकोट का एम्ब्रियो। इसमें क्या है बेटा, एक तो स्क्रोटेलम है जो कोटिलिडन्स है, कुछ जो प्ल्यूम्यूल है ना, ये सूट अपेक्स है, यानी कि सूट सिस्टम बनेगा, प्ल्यूम्यूल सिस्टम। इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, जिसे कहते हैं कोलियोपेटाइल्स, ये प्ल्यूम्यूल की कवरिंग होती है। एक होती है एपिब्लास्ट, ये रेड्यूस कोटिलिडन्स है, तो वहां पे 2 कोटिलिडन्स थे, एक कोटिलिडन्स रेड्यूस हो जाता है, तो एपिब्लास्ट कहते हैं।
ये होती है रेडिकल, रेडिकल से बनता है रूट सिस्टम, रूट सिस्टम के ऊपर होता है एक रूट कैप और रूट कैप के नीचे होता है कोलियोराइजम। ठीक है, समझ आया? अब देखो नेक्स्ट, एक होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन किसमें होता है? वाइओला में होता है, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस में होता है, कॉमेलिना में होता है। कॉमेलिना एक इस तरह का प्लांट होता है जिसमें टू टाइप के फ्लावर होते हैं, कुछ ओपन फ्लावर होते हैं, कुछ क्लोज फ्लावर होते हैं। जो ओपन फ्लावर होते हैं उन्हें कहते हैं चेस्मोगैमस, जो क्लोज फ्लावर होते हैं उन्हें कहते हैं क्लिस्टोगैमस। देखो ये कॉमेलिना का प्लांट है। इसमें जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, जो क्लोज फ्लावर होते हैं, जो बंद रहते हैं, बंदी उनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, वो नीचे होते हैं, नीचे की साइड क्लोज होते हैं, कभी ओपन नहीं होते बच्चों, इस तरह से होते हैं बर्ड की लाइक। और कुछ होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर जो ओपन होते हैं, देखो चेस्मोगैमस फ्लावर ओपन होते हैं। बेटा आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया, ठीक है? अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपका फिनिश हो गया है। एक मिनट, चैप्टर 1 फिनिश। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में क्या है? चैप्टर 2 में है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चैप्टर 2 का वन डायग्राम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? टू टेस्टिस होती हैं, कितनी? वन एंड द टू। आउटसाइड ऑफ बॉडी होती है, स्क्रूटम के अंदर होती है, एंड द आउटसाइड ऑफ बॉडी होती है। ठीक है, टू होती है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लॉब्स, ये रहे। टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्स। इन टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर होती हैं 1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस ट्यूबल्स, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। और इन सेमनीफेरस ट्यूबल्स में फॉर्मेशन होता है मेल गैमीट। अब जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो रेटेड टेस्टिस के थ्रू वैस इफ्रेंसिया से बाहर आती है और एपिडिडाइमिस में आके स्टोर हो जाते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं? एपिडिडाइमस में आके स्टोर हो जाते हैं। जब कंफर्टेबल सिचुएशन आती है तो वो टेस्ट एपिडिडाइमस से होकर, टेस्टिकुलर लोब्यूल से होकर, वैस डिफरेंस से होकर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ गए। अब ऊपर देखो, ऊपर है यूरिनरी ब्लैडर और नीचे है सेमिनल वेसिकल्स। एक बात बताओ, यूरिन कैसा होता है? हाईली एसिडिक होता है। अगर हाईली एसिडिक मीडियम में मेल गैमीट आएंगे तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी उनकी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो सेमनीफेरस वेसिकल्स होती हैं वे रिलीज करती हैं लुब्रिकेशन, वो सॉरी, एक फ्लूइड रिलीज करती हैं। अभी तक खाली फ्लूइड रिलीज करते हैं, अभी तक खाली स्पर्म आ रहे थे, लेकिन अब वो स्पर्म के साथ जो व्हाइट कलर का फूड होता है वो मिल जाता है और स्पर्म मिल जाते हैं। अब वो आगे जाते हैं। आगे है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हाईली एसिडिक मीडियम है उसको एल्केलाइन बना देती है, एल्केलाइन उससे रिलीज होता है। अब नॉर्मल हो गया दोनों तरफ। टू है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है? सीक्रेट लुब्रिकेशन, सीक्रेट लुब्रिकेंट जो व्हाइट कलर का चिपचिपी होता है। यूरेथ्रा, यूरिन एंड मेल गैमीट का एक ही इनके पास पासेस होता है। यूरिन भी उसी के थ्रू आएंगे, मेल गैमीट भी उसी के थ्रू आएंगे। तो मेल गैमीट आउट ऑफ द बॉडी हो जाते हैं। ठीक है, ये एक स्पर्म की स्ट्रक्चर है। और लास्ट में 2025 में क्वेश्चन आया है इससे। क्वेश्चन क्या था? मैचिंग क्वेश्चन था। मैचिंग क्वेश्चन में क्या था? उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कि भाई उसका जो टेल है, टेल का फंक्शन क्या है,
माइटोकॉन्ड्रिया उसमें क्या फंक्शन प्ले करता है, एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, पहले ऑर्गन्स के नाम थे और आगे उनके फंक्शन थे, मैच करना था, 25 में क्वेश्चन था नीट में। इसके 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट इज द हेड, सेकंड पार्ट नेक, नेक स्मॉल पार्ट होता है, थर्ड इज द मिडिल पीस एंड द फोर्थ इज द टेल। जो हेड होता है, हेड में न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, इसमें न्यूक्लियस वगैरह होता है, जो ये एक्रोसोम होता है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें भरे होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। जब बेटा वो फर्टिलाइज करते हैं फीमेल एग को, तो उसकी मेम्ब्रेन को कौन डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये सबसे पहले हाइड्रो एक्रोसोम जाएगा, उसमें एंटर करेगा और हाइड्रोलिटिक एंजाइम के थ्रू उसकी मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देगा। फिर उसमें बॉडी में क्या जाएगा, न्यूक्लियस जाएगा, क्रोमोसोमल मटेरियल्स जाएगा, ठीक है। सेकंड होता है नेक, स्मॉलेस्ट होता है, थर्ड होता है मिडिल पीस, मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये रहे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं बेटा, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं किसको, स्पर्म को, देखो स्पर्म को टेस्टिस से एपिडिडाइमस से निकलकर फीमेल की फ्लोपियन ट्यूब तक जाना है, तो उसको एनर्जी तो चाहिए, कैसे जाएगा वो, उसको तो बहुत लंबी यात्रा लेनी है। और जो टैल होती है, टैल हेल्प करती है मूवमेंट में, चलने में, मूवमेंट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैम ने बताया था कि टेस्टिस में होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में भी सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती है, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, टू तो टू में कितने हो गए, 500। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में भी अंदर सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स, क्या है बच्चों, सेमनीफेरस ट्यूबल्स, क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। और इन सेमनीफेरस ट्यूबल्स में फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट का। अब इनमें फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट तो होता है, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन कैसे, भैया क्या प्रोसेस है, आप कह रहे हो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट हो रहा है, ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, आप देखो प्रोसेस बताती है मैम। ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स है, किसके अंदर है, अभी मैम ने बताया ना, देखो अब मैम क्या कराएगी, देखो सुनो, अभी मैम इसको इसको ओपन करके दिखाएगी, एक सेमनीफेरस ट्यूबल्स को ओपन करेगी और देखेगी इसमें किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट होता है। ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स में क्या होता है, इस पर मेटोगोनियम होती है, ने 2018 में इनकी सीक्वेंस पूछी है। सबसे पहले क्या बना, ये फर्स्ट नंबर पे बनता है, फिर इसके बाद सेकंड पे ये होता है, थर्ड पे ये होता है, फोर्थ पे ये होता है, फिफ्थ पे ये प्रोसेस होती है। तो इनकी सीक्वेंस पूछा उसने 18 में। सबसे पहले क्या है बच्चा, स्पर्मेटोगोनियम है, या स्पर्म मदर सेल इनको कह सकते हो, देखो ये रही, ये है स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म मदर सेल, इन्हीं से फॉर्मेशन होगा स्पर्म्स का। इनमें डिवीजन करके इन्होंने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनियम ने डिवीजन करके बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये बना दिया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर डिवीजन होके बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये वाला। अभी अंदर ही चेंजेस चल रहे हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या बनाया, स्पर्मेटिड्स बना दिया, ये बन गया, स्पर्मेटिड्स बन गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने स्पर्मेटिड्स बन गया। अब ये स्पर्मेटिड्स ऐसा है, ब्लू कलर का है और ऐसा है, लंबी सी पूंछ है, लेकिन बच्चों अनमेच्योर है,
कैसा है स्पर्मेटिड? अनमेच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, बन गया है लेकिन अनमेच्योर है। अब इसको खा पी के मोटा तकड़ा होना है। अब इसको किसकी जरूरत है? स्पर्मेटिड को न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिशन के लिए इस पूरी सर्टोली सेल्स में, सर्टोली, इस पूरी सेमनीफेरस ट्यूबल्स में सर्टोली सेल्स होती हैं। देखो ये रही, जगह जगह सर्टोली सेल्स होती हैं। अब ये स्पर्मेटिड न्यूट्रिशन लेने के लिए सर्टोली सेल के पास जाएगा। अब ये स्पर्मेटिड न्यूट्रिशन लेने के लिए सर्टोली सेल में अपना हेड एम्बेडेड कर लेता है। ये कर लिया, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, न्यूट्रिशन लेके मोटा तगड़ा हो जाना, बेबी से मोटा तगड़ा हो जाना, उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जो नीट 2018 और 20 में पूछा गया, व्हाट इज द स्पर्मियोजेनेसिस? ऑप्शन देगा और घुमा देगा। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, प्राइमरी स्पर्मेटिड से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ बनना, इस तरह से देगा, ऑप्शन देगा और आपको घुमा देगा। तो आपको याद रखना है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अब उन्होंने खाना खा पी के बच्चा मोटा तकड़ा हो गया, ये ठीक है भैया, मेरे को अब खाने की जरूरत नहीं है, आई एम रेडी। अब मैं खा पी के मोटी तकड़ी हो गई हूँ, अब तो मुझे नींद आ रही है भैया, मुझे जाके स्टोर कर दो। मुझे टेंशन ना दो, ना मुझे खाना ना मुझे पीना, लेकिन मुझे जाके कहीं एक कमरे में स्टोर कर दो। अब मैं रेडी हूँ, अब मुझे सोना है। अब बेटा इस स्पर्मेटोजोआ को सर्टोली सेल से रिलीज करके एपिडिडाइमस में जाके स्टोर होने की प्रोसेस को स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मिएशन नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। बेटा सुनो, इसको कहा गया स्पर्मियोजेनेसिस और इसे कहा गया स्पर्मिएशन। स्पर्म जेनेसिस मीन्स बनना, किसी चीज का बनना। तो अब वो बन गया ना पूरा, स्पर्मियोजेनेसिस कहा गया स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस। और अब इसका स्पर्मेटोजोआ का खा पी के तकड़ा होके जाके सो जाना, स्टोर हो जाना, इस सेमनीफेरस ट्यूबल से रिलीज हो जाना, उसे कहते हैं स्पर्मिएशन। ये नीट 2018 एंड 20 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है बच्चों। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अब मेल गैमेट देख लिए किस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो देख लिया। अब हम फीमेल देख लेते हैं, फीमेल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये फीमेल का यूट्रस है, फीमेल का यूट्रस है। सबसे पहले ये ओवरी है, दिस इज द ओवरी। ओवरी फिलामेंट्स के द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा अटैच होती है यूट्रस से। किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा यूट्रस से अटैच होते हैं। इस ओवरी में ओवा बनता है, ओवम बनता है। ओवम क्या होता है? मेल फीमेल गैमेट होता है। जिस तरह से मेल गैमेट होते हैं स्पर्म्स, उस तरह से फीमेल गैमेट होता है ओवा या ओवम। वो कहाँ बनता है? फॉर्मेशन होता है उसका ओवरी में। अब देखो, ये यूट्रस है, ये वजाइना है। वजाइना के ऊपर होते हैं सर्विक्स, ये सर्विक्स होते हैं, जो एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल सी कैनाल होती है, उसे कहते हैं सर्विक्स। वजाइना और सर्विक्स को दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ये होता है आपका यूट्रस। यूट्रस 3 वॉल्व से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होती है पेरीमीट्रियम, जो ये आउटर वॉल्व है, दिस इज द पेरीमीट्रियम, जो आउटर वॉल्व होते हैं। और जो ये बीच की होती है ना, इतनी मोटी और थिक वॉल होती है, उसे कहते हैं मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम, एक तो ये थिक होती है, थिक होती है, मोटी होती है। और सेकंड इसमें क्या होता है, जब पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है, नेचुरल प्रोसेस से होती है, तो आपने सुना होगा कि ऐसे इतना पेन होता है जैसे 20 हड्डियों के टूटने का पेन होता है। सुना है ना आपने? बहुत पेन होता है। तो वो पेन क्यों होता है? उसका रीजन होता है मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम में हैवी कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और वो हैवी कॉन्ट्रैक्शन ही पेन करते हैं। क्यों आते हैं? ऑक्सीटोसिन रिलीज की वजह से।
क्योंकि भाई वो बॉडी कह रही है भाई चलो ठीक है, टाइम अप हो गया, जो आपका बेबी है आउट ऑफ बॉडी करो, अब मैं होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है उसके लिए? ऑक्सीटोसिन। और क्यों होता है? मायोमीट्रियम में हैवी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। थर्ड होते हैं एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम क्या होती है बेटा? यूट्रस की इनर वाल्व होती है, ये होती है एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम में दो काम होते हैं। फर्स्ट चीज है इम्प्लांट ऑफ बेबी, अगर बेबी का इम्प्लांटेशन होगा तो एंडोमेट्रियम में होगा। अगर बेबी इम्प्लांट होगा तो कहाँ होगा? एंडोमेट्रियम में होगा। सेकंड, आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो ब्लीडिंग होती है एवरी मंथ, उसका रीजन होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग का रीजन क्या होता है? एंडोमेट्रियम होता है। ठीक है, 3 लेयर होती है। समझ आया? अब सुनो, अब आगे जाओ। आगे जाओ तो 2 फ्लोपियन ट्यूब होती हैं, 1 फ्लोपियन ट्यूब एंड द सेकंड फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब में आगे जाते हैं बेटा तो होता है फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये रहा, इसे कहते हैं फिम्ब्री। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं फिम्ब्री। ठीक है, अब सुनो क्या होता है। फीमेल में एग रिलीज होता है एवरी मंथ, एक एग रिलीज होता है। ठीक है, एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है या ओवम रिलीज होता है। ओवरी ने एग को रिलीज किया, एग उसने ऐसे रिलीज किया तो कैच किया फिम्ब्री ने, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसने कैच किया। अब ये ओवम आगे जाता है, इसे कहते हैं इस्थमस। इस्थमस एक जंक्शन होता है फ्लोपियन ट्यूब का, बहुत ही छोटा सा नैरो जंक्शन होता है, उसे कहते हैं इस्थमस। इस्थमस में आगे 2 कंडीशन होती हैं। अगर मेल गैमेट आ रहा है तो स्पर्म को यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ आना है। स्पर्म यहाँ आ गया तो यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहीं पे ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टुला, मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो धीरे धीरे 16-18 सेल्ड स्टेज में बेबी यहाँ के इम्प्लांट हो जाता है। देखो ये दिखाया गया, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया। कब होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ये आगे जाएगा, ओवा आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, यहाँ आ गया यूट्रस में। अब भैया यूट्रस में कुछ हॉर्मोन्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी आगे बताऊंगी, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज किए जाते हैं जो एवरी मंथ रिलीज होते हैं। उनका काम होता है इस एंडोमेट्रियम वॉल को थिक करना। भाई वो पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा उनकी सोच हमेशा यही रहती है कि इस बार 100% प्रेगनेंसी होगी, तो वो एंडोमेट्रियम वॉल को थिक कर देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है, ऊपर से ओवा आ जाता है। तो बेटा पूरा क्या होता है, ये पूरा ओवम, ये एंडोमेट्रियम वॉल ऑल टूट कर नीचे गिरने लगती है, इसके ब्लड वेसल्स, टिश्यूज, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब चलो, समझे बच्चों? अब देखो, सुनो ध्यान से, दिस इज द oogenesis, oogenesis, this is the process of oogenesis, second is the process of spermatogenesis। ठीक है, spermatogenesis, spermatogenesis हो रही है मेल में, oogenesis हो रही है फीमेल में। डिफरेंस बताती हूँ, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। एक फीमेल जब कोई फीमेल अपनी मदर के यूट्रस में होती है, सपोज जब मेरी मदर अपनी मदर के यूट्रस में थी, यानी कि मेरी मदर मेरी नानी के यूट्रस में थी, तो मेरी मदर के यूट्रस में मिलियंस
ओगोनिया बन गए थे, यानी कि मेरा ओगोनिया जब मेरी मदर मेरी नानी के यूट्रस में थी तब बन गई थी। इसलिए तो आप देखते हो कि गर्ल्स को अपनी नानी से बहुत प्यार होता है। क्यों होता है? उसका एक रीजन होता है। रीजन ये होता है भाई, हम अपनी नानी के भी अपनी मदर के यूट्रस के साथ साथ हम अपनी नानी के यूट्रस में भी रहे हैं, इसलिए हमें अपनी नानी से बहुत प्यार होता है। जब मेरी मदर अपनी मदर के यूट्रस में थी तो मेरी मदर के यूट्रस में मिलियंस ओगोनिया बन गए। ये कोई बच्चा है। अच्छा सुनो, सेम उसी से बताती हूँ। अब ओगोनिया बन गए, फीटल लाइफ में बन गए, 46 क्रोमोसोम्स हैं फीटल लाइफ में। अभी वो अभी वो एम्ब्रियो है और अपनी मम्मी के यूट्रस में 1 महीना 2 महीने की है वो बेबी गर्ल, और उसके अंदर ओगोनिया बन गए जो अभी कुल अपने आप में कुल 1 महीने की है, उसके अंदर सृष्टि का सर्जन करने के लिए ओगोनिया बन गए। अब उनमें माइटोसिस हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte बन रहा है लेकिन वो अपनी मदर के यूट्रस में है, उसमें प्राइमरी oocyte बन गए। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद प्रायर ओवुलेशन, और ये यहाँ पे आके प्राइमरी oocyte अरेस्ट स्टेज में हो गया, यानी कि ये प्रोसेस पोज हो गई। प्राइमरी oocyte बन गए लेकिन वो प्रोसेस पोज हो गई। अब उस बच्चे का बर्थ हो गया, अब उस गुड़िया का, लड़की का बर्थ हो गया। अब वो बर्थ होने के बाद वो बड़ी हो गई, चाइल्डहुड भी हो गया उसका। अब वो उसको प्यूबर्टी आई, यानी कि वो 13-14 साल की हो गई। अब उसको प्यूबर्टी आई, लेकिन ये तो अभी अरेस्टेड स्टेज में है। अब ये प्राइमरी oocyte डिवीजन करेंगे और सेकेंडरी oocyte बना लेंगे। कब? यहाँ पे तो ये गुड़िया स्कूल 1 मंथ की है और वो भी अपनी मदर के यूट्रस में है, और यहाँ पे ये 13-14 साल की हो गई है, उसको प्यूबर्टी आ गई है। तो प्राइमरी oocyte बनाते हैं सेकेंडरी oocyte। अब इसमें देखो, इसने एक प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बनाया, एक पोलर बॉडी बनाया। क्यों बनाया भाई पोलर बॉडी? एक तो ये पोलर बॉडी है भी बहुत छोटी, स्मॉल है, और इसका पोलर बॉडी का क्या फंक्शन होता है? बेटा 26 क्रोमोसोम है। अब वो रेडी हो रही है प्रेगनेंसी के लिए, तो किसी भी ह्यूमन में एक 26 क्रोमोसोम है। तो उस बच्चे में, जिस बच्चे को वो आगे प्लान करने जा रही है, उस बच्चे में टोटल क्रोमोसोम तो 26 होंगे, लेकिन 23 क्रोमोसोम उसके फादर से आने, 23 मदर से आने, तो उसको अपने क्रोमोसोम हाफ करनी है ना। अपने क्रोमोसोम हाफ करने हैं तो वो क्या करेगी? डिवीजन करके फर्स्ट पोलर बॉडी बना लेगी। अभी वो डिप्लॉइड थी, अब वो हैप्लॉइड हो गई, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी सारा न्यूट्रिशन साइटोप्लाज्म इसको दे देती है और डीजनरेट हो जाती है। अब उसने सेकेंडरी डिवीजन फिर किया, उसने ओवम बना लिया। ओवम बना लिया, अब ये ओवम एवरी मंथ रिलीज होगा, एक ओवम 1 महीने में रिलीज होगा। अब ये ओवम एवरी मंथ रिलीज होगा। अगर स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसी ओवम से बेबी बनेगा, और अगर नहीं आते तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वो डिजनरेट हो जाएगा। ये होता है मेल में। मेल में बेटा सीधा सा सिंपल है, प्यूबर्टी। वो प्यूबर्टी आएगी उसको जब वो 15-16 साल का होगा, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस किया, डिफरेंशिएशन किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, अभी हमने किया ना पीछे। फिर मियोटिक डिवीजन किया, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोटिक डिवीजन किया, स्पर्मेटिड्स बन गए। स्पर्मेटिड से फिर स्पर्मेटोजोआ बन गए, स्पर्मेटोजोआ को अब रिलीज कर दिया गया। ठीक है बेटा, वीडियो तो बहुत लंबा जाने वाला है इस हिसाब से। चलो तो कितनी देर का हो गया? हम्म चलो जल्दी कराती हूँ। सेकंड आता है, ये होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये है हमारा यूट्रस। देखो यूट्रस, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें, आपका ब्रेन, आपका ओवरी, आपका यूट्रस, आपका हार्मोन, सब चीजें होती हैं। ये हमारा यूट्रस है, यह हमारी ओवरी है, ये भी हमारी ओवरी है। ये सब ओवरी में हो रहा है, और ये सब हमारे ब्रेन में हो रहा है, ब्रेन में। अब सुनो, यूट्रस है, यूट्रस में अभी हमने किया कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है।
एंडोमेट्रियम लाइनिंग का, एक मिनट में तो सिंपल सा एक फंडा है एंडोमेट्रियम लाइन का। भैया मैं पॉजिटिव सोचूंगा, प्रेगनेंसी होनी है, मुझे सोचना है पॉजिटिव, ठीक है, प्रेगनेंसी होनी है। तो ये 4 दिन 5 दिन होते हैं जिसमें आपकी ब्लीडिंग फेज चलती है, ये हो रही है आपकी ब्लीडिंग फेज। तो आपकी एंडोमेट्रियम वॉल टूट के एकदम खत्म हो गई है। अब आपकी ओवरी में क्या होता है, 5 दिन होने के बाद आपकी ओवरी ने रिलीज किया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने कहा भैया जाओ एक्ट करो कहाँ, डेवलपिंग फॉलिकल पर। अब ये फॉलिकल कहाँ बन रहे हैं, ये भी ओवरी में ही बन रहे हैं। ओवरी में बन रहा है एग, एग डेवलप होना शुरू हुआ, उसने चेंजेस किए और उसने डेवलपिंग फॉलिकल बना। अब ओवरी ने रिलीज किया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को कहा भैया ओवुलेशन कराओ, एग को रिलीज कराओ, ओवम को रिलीज कराओ, ओवरी में ही रखोगे क्या, रिलीज करो। मेंसेस होने के आपके 10th से लेके 17th डे के बीच वो कभी भी रिलीज हो जाता है, मैक्सिमम माना जाता है 14th डे पे वो रिलीज होता है। तो जब एस्ट्रोजन का पीक आया, उधर आपका ब्रेन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने एक्ट किया पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड ने 2 हार्मोन रिलीज किए, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड द LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जो ये LH होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये सीधा एक्ट करता है इस पे आके, और ये जब LH की पीक आती है तो इतना वो हो जाता है कि ये आपका जो ग्राफियन फोलिकल है वो रैप्चर हो जाता है। रैप्चर होने के बाद उसने ओवम रिलीज कर दिया, ये कर दिया उसने ओवम रिलीज। ओवम रिलीज कहाँ हुआ, ओवरी में हुआ, ओवरी से फिम्ब्रे के थ्रू फ्लोपियन ट्यूब में आ गया, ओवरी से अभी फ्लोपियन ट्यूब में आ गया। इधर क्या हो रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है। अब जो ओवरी ने ओवम रिलीज किया, ये ओवम तो आगे फ्लोपियन ट्यूब में आ गया, लेकिन फ्लोपियन ट्यूब में आ गया, लेकिन भैया ये जो है ये है कार्पस ल्यूटियम, ये कार्पस ल्यूटियम अभी आपके ओवरी में ही है। अब उसने कहा अच्छा मेरे दोस्त ओवम तुम चले गए, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त अभी ओवरी में हूँ, ओवम रिलीज हो गया, फ्लोपियन ट्यूब में आ गया, लेकिन कार्पस ल्यूटियम भाई अभी ओवरी में है। दोनों थे फ्रेंड, उसने कहा मेरे दोस्त तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ रहते हुए भी सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें ओवरी में रहते हुए भी सपोर्ट करूंगा, मैं प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करूंगा। प्रोजेस्ट्रॉन उसने कार्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज किया, ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है, इसने एक्ट किया एंडोमेट्रियम वाल पर आकर, मेरे दोस्त मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। एंडोमेट्रियम वॉल आगे थिक हो गई, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल सोच के चलिए पॉजिटिव, भाई इम्प्लांटेशन होना है, फर्टिलाइजेशन होना है, प्रेगनेंसी होनी है, तो मुझे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना है, तो मैं अपने आप को थिक कर लेती हूँ। तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन, इस एग को। अब ये एग कहाँ चला गया, फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में अगर मेल गैमीट आता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होके इसका इम्प्लांट होके बेबी का यहाँ एंडोमेट्रियम वॉल पे हो जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब ये एग आएगा यूट्रस में, और बेटा दोनों आके टेंशन ले लेंगे, भैया नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो अब हमें तो डिजनरेट हो जाना है, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल नेक्स्ट मंथ आने वाला है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, सेकेंड ओवम आएगा, हर महीने एक ओवम को आना है। अगर या तो वो ओवम अपना काम करे, प्रेगनेंसी करे, तो पिछले वाला नेक्स्ट ओवम स्टॉप हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट का टाइम हो जाएगा। चलो भैया, और दोनों डिजनरेट होना शुरू करते हैं, ये ओवम भी और ये एंडोमेट्रियम वॉल भी, तो मेंसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये 5 दिन का प्रोसेस चलता है, फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती, फिर नेक्स्ट मंथ सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, समझिए। ओव्यूलेशन हमेशा 14th डे के आसपास माना जाता है, ठीक है बच्चों। देखो जैसे यहाँ से ओवरी से एग आया, 0 डे में ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग का फर्स्ट डे, ओवरी से एग आया, फर्टी, उसके बाद 14th डे आया, ब्लीडिंग का 14th डे आया, माना गया कि एग रिलीज हुआ, एग रिलीज हुआ, 0 डे में एग यहाँ हुआ, फर्स्ट डे रिलीज हुआ, सेकेंड डे एग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, क्लीवेज हुई,
एंड द 2 सेल्ड स्टेज बनी, फिर 4 सेल्ड स्टेज बनी, फिर 8 सेल्ड स्टेज जिसे कहा गया मोरूला बना, 8 सेल्ड स्टेज। और 8 सेल्ड स्टेज से ज्यादा होती है, मोरूला से ज्यादा ब्लास्टोसिस्ट होती है 8 से लेकर 16 सेल्ड स्टेज, और वो 5 से लेकर 7वें दिन आकर इम्प्लांट हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इम्प्लांटेशन 7-8 दिन के अंदर एंडोमेट्रियम वॉल में हो जाता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी मैम ने एक बार आपको बता दिया। ये प्रेगनेंसी हो गई, बेबी हो गया, इन यूट्रस के अंदर बेबी है, दिस इज अ बेबी एम्ब्रियो। ओके, अब एम्ब्रियो से जो सुना है ना, जो प्लेसेंटा होती है एम्ब्रियो के जो स्टमक में अटैच होती है, देखा आपने, उसे कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। ये है एम्ब्रियो के स्टमक से अटैच है, ये है एम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें बहुत सारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं एम्बली। और ये है फीमेल का यूट्रस। फीमेल के यूट्रस ने बनाई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको कहा गया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और देखो, फीमेल के यूट्रस में बनी प्लेसेंटा, फीमेल का पार्ट है प्लेसेंटा, फीमेल बॉडी का पार्ट है प्लेसेंटा, और इसका एम्ब्रियो का पार्ट है अम्बिलिकल कोड। दोनों आकर फ्यूज हो जाती है, इनके थ्रू ही मोस्टली सारी चीजें होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो के पास न्यूट्रिशन जाता है, गैसेज एक्सचेंज, मदर से सब कुछ इसके थ्रू ही बेबी के पास जाता है। वो रेस्पिरेशन भी इसी के थ्रू करता है। ये होते हैं प्लेसेंटल विलाई, जो प्लेसेंटल विलाई होती है जो यूट्रस से अटैच होती है, दिस इज अ प्लेसेंटल विलाई। ये होता है एम्ब्रियो, इसके चारों तरफ होता है एक लिक्विड भरा रहता है, जिस पानी में वो बच्चा रहता है। ठीक है, प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? जिस तरह से इम्प्लांटेशन हो गया तो प्लेसेंटा ने कुछ हार्मोन रिलीज किए। फर्स्ट इज द एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक हॉर्मोन्स। प्लेसेंटा एचसीजी, जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी किट में एचसीजी हार्मोन होता है। जैसे ही आप उस पे अपने यूरिन की ड्रॉप डालते हो तो वो रेड कलर का होता है, क्योंकि उसमें एचसीजी हार्मोन है। अगर प्लेसेंटा आपकी बॉडी में नहीं है तो एचसीजी हार्मोन नहीं बना, कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो उसकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन नहीं बन रहा है, लेकिन प्लेसेंटा बनते ही वो एचसीजी हार्मोन रिलीज करती है। तो प्लेसेंटा बनते ही एचसीजी हार्मोन रिलीज कर रहा है बॉडी, प्लेसेंटा, तो वो प्रेगनेंसी शो करती है। तो प्रेगनेंसी किट में एचसीजी हार्मोन्स का टेस्ट किया जाता है। सेकंड होता है एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन्स होता है। प्लेसेंटा एस्ट्रोजन भी रिलीज करती है एंड द प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करती है। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन को जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो कार्पस ल्यूटियम भी रिलीज करता था, अब कार्पस ल्यूटियम के साथ साथ प्लेसेंटा भी रिलीज करती है, जो सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी को। एक होती है मेमरी ग्लैंड्स, बेबी का बर्थ होता है तो मेमरी ग्लैंड होते हैं जिससे बेबी को फीड कराया जाता है, मिल्क आता है। फर्स्ट मिल्क को कहते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम इंपॉर्टेंट है, नीट में 4-5 बार क्वेश्चन आया है। फर्स्ट मिल्क होता है वो कहलाते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम हल्का येलो कलर का होता है, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उसको। देखो ये होती हैं मेमोरी लोब्यूल्स होती हैं, इनमें होता है एम्पुला। मेमोरी ट्यूबल्स होते हैं, मेमोरी टेबल्स एम्पुला होते हैं, इनमें होता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, इनमें होता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेलेक्टिफेरस डक्ट में वो फिर मिल्क आके सीक्रेट हो जा वो स्टोर हो जाता है, और जब बेबी सक करता है तो मिल्क रिलीज कर दिया जाता है। एक हॉर्मोन्स होता है लैक्टोजन, लैक्टोजन हार्मोन से फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होता है, और एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के हार्मोन से रिलीज ऑफ मिल्क होता है। चैप्टर 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वन क्वेश्चन डायग्राम के रूप में। वैसेक्टोमी एंड द ट्यूबेक्टोमी, पुरुष नसबंदी एंड द महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी में क्या जाता है, ये जो वास्ट डिफरेंस है इसमें एक सर्जरी की जाती है, इसको कट करके टाई कर दिया जाता है। जब ये दोनों तरफ से कट होके टाई हो जाती है तो स्पर्म आगे रिलीज नहीं होते हैं, इसको कहते हैं वेसेक्टोमी। ये होती है ट्यूबेक्टोमी, फीमेल के यूट्रस के जो फ्लोपियन ट्यूब है उसको सर्जिकल के द्वारा, सर्जरी के द्वारा कट कर देते हैं, डॉक्टर्स करते हैं,
कट करके उसको टाई कर देते हैं, तो जो ओवम जाता है अब वो ओवम रिलीज नहीं होता है, ये होता है वेसेक्टोमी, दिस इज द ट्यूबेक्टोमी। चैप्टर 6 इवोल्यूशन। चैप्टर 6 इवोल्यूशन, एस एल मिलर एक्सपेरिमेंट। अभी तक प्रॉब्लम ये हो रही थी, कोई कह रहा था कि जो ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ है वो गॉड ने किया है, किसी ने कहा कि किसी अदर ग्रह से हम लोग आए हैं, ये समझ नहीं आ रहा था कि जो बना है ह्यूमन वो बना तो बना कैसे, मैमल्स एनिमल्स प्लांट्स कैसे बने, कुछ किसी को कुछ नहीं पता था। एस एल मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया जो पहली लाइफ आई है, मुर्गी आई है अंडा, फर्स्ट लाइफ कैसे बनी, जो पहली लाइफ है वो कैसे बनी। एसल मिलर एक्सपेरिमेंट ने ही पहली लाइफ को शो किया। बायोजेनेसिस थ्योरी में बताया गया था जो पहली लाइफ बनी है वो मॉलिक्यूल से बनी है, लेकिन अभी तक भी वो ट्रस्टेबल नहीं था, कैसे बनी है। तो अब इसमें शो किया जाता है कि फर्स्ट लाइफ कैसे बनी है, एसल मिलर का एक्सपेरिमेंट है। असल मिलर के एक्सपेरिमेंट में ये देखो, उन्होंने अपने, अब वो जो फर्स्ट लाइफ बनी थी वो लाखों करोड़ों साल पहले बनी थी कि नहीं बनी थी, लेकिन अभी तक, अब लाखों करोड़ों साल पहले तो हम लोग जान नहीं सकते, तो हमने क्या किया, उसको लैब में प्रूव किया। एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट को हमने क्या किया, लैब में प्रूव किया। हमने अर्ली अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर बनाया, किसमें, लैब में बनाया, अर्ली अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर। उसमें हमने क्या लिया, देखो उसमें हमने फ्लास्क, सबसे पहले एक वैक्यूम पंप लिया, वैक्यूम पंप के थ्रू हमने पूरी एयर को बाहर निकाल लिया, कंप्लीट एयर को वैक्यूम पंप के थ्रू हमने बाहर कर लिया, क्योंकि पहले वाले एटमॉस्फेयर में एयर तो थी नहीं। अब हमने एक फ्लास्क लिया, पहले कितना टेम्पर, इसमें हमने 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया। अर्ली अर्थ पर वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी और बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर था, तो हमने क्या किया, हमें यहाँ पे हाई टेम्परेचर करना था। अर्ली अर्थ पर लाइटनिंग हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, तो लाइटनिंग भी करनी थी, तो हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए और उसमें हमने स्पार्क का डिस्चार्ज किया, तो लाइटनिंग जैसा वो हो गया। 800 डिग्री टेम्परेचर लिया। अर्ली अर्थ पर 3 गैसेस थी, फर्स्ट इज द मीथेन, सेकंड इज द अमोनिया, थर्ड इज द हाइड्रोजन गैस। वाटर था लेकिन वेपर के रूप में था। जो अमोनिया थी वो 2 रेशो में थी, एंड मीथेन 2 रेशो में थी, अमोनिया 1 रेशो में थी, एंड द हाइड्रोजन 2 रेशो में था, और वाटर वेपर के रूप में था। अब क्या किया, उसने क्या किया, एसएल मिलर ने, अब क्या था, वाटर वेपर के रूप में था, तो अब इसमें वाटर वेपर, उन्होंने यहाँ पे बॉइलिंग वाटर किया, तो यहाँ से वाटर वेपर जाना शुरू हुई, यहाँ से क्या गई, वाटर वेपर चली गई, वाटर वेपर यहाँ पे चली गई। अब उन्होंने क्या किया, स्पार्क डिस्चार्ज किया। अब यहाँ पर बिजली कड़कने जैसा एटमॉस्फेयर करा, 800 डिग्री टेम्परेचर करा। अब क्या देखते हैं वो, उन्होंने देखा कि इन गैसेस ने आपस में रिएक्शन करना शुरू किया, आपस में रिएक्शन करना शुरू किया और कुछ पार्टिकल्स बनने स्टार्ट हो गए। वो पार्टिकल्स उन्होंने कंडेंसर लगाए, यहाँ पे पानी लिया और यहाँ पे बेटा इसको ठंडा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से ठंडा पानी दिया और यहाँ से बाहर निकालिए। अब जो ये मॉलिक्यूल्स थे ये आए और नीचे आके यहाँ जमा हो गए। अब उन्होंने ये सैंपल लिया और सैंपल को लैब में चेक किया। उन्होंने देखा कि ग्लाइसिन बने, एडेनिन बने, प्रोटीन बने, अमीनो एसिड्स बने, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने। तो उन्होंने इस थ्योरी को प्रूव किया कि जो अर्ली लाइफ आई है सबसे पहले इसी तरह से, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फिर इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, आपस में मिले और इन्होंने ही फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये एस एल मिरर एक्सपेरिमेंट था। एवोल्यूशन का सेकंड डायग्राम, ट्री है ये किसका, एंसेस्टर ट्री है इसका, डायनासोर्स का। ए फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स एंड दे आर लिविंग मॉडर्न डे ऑफ द, ठीक है, डायनासोर्स का फैमिली ट्री है। सबसे पहले डायनासोर्स कैसे आए, सबसे पहले इन सब डायनासोर्स का ये एक एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर, एक एंसेस्टर है। उस एंसेस्टर ने सबसे पहले क्या बनाया, ब्रैंकियोसोरस।
ब्रैंकियोसोरस कैसे थे? हर्बेवेरियस थे ये, मतलब हरा घास खाते थे, ठीक है? और ये शाकाहारी नहीं थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। ये किसी पे अटैक भी नहीं करते थे। इनकी गर्दन थोड़ी ऐसे ऊंची थी और ये मतलब पीसफुल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इन ब्रैंकियोसोरस से ही आगे जाकर बना ट्राइनोसोरस। आगे मतलब धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ, ट्राइनोसोरस बना। फिर बना यहाँ पे बने स्टेगोसोरस। इस कॉमन एंसेस्टर से स्टेगोसोरस बना। सबसे पहले ब्रैंकियोसोरस बना, सबसे फर्स्ट नंबर पे इससे कॉमन एंसेस्टर से ब्रैंकियोसोरस बना। फिर बना बेटा स्टेगोसोरस, इस कॉमन एंसेस्टर से बना, लेकिन देखो इसने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस कर लिए। फिर थर्ड बना इनसे आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स बना। आर्कियोपेटेरिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आधा तो बर्ड जैसा था और आधा रेप्टाइल्स जैसा था। देखो इसके पास पंख थे, इसके पास पंख थे और इसके पास चोंच भी थी, लेकिन आधा ये क्रोकोडाइल की तरह था। तो आर्कियोपेटेरिक्स इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो ये कहा जाता है कि रेप्टाइल्स में ही पंख आए और उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया और उनसे ही डायनासोर का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड बना आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स के बाद बना क्रोकोडाइलन, यानी कि आर्कियोपेटेरिक्स से ही क्रोकोडाइलन बना। 6 नंबर पर क्या बना? क्रोकोडाइलन। क्रोकोडाइलन से बना पेटेरेनोडोन। अब ये बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, पेटेरेनोडोन बना। उसके बाद बना ट्राइसेरोटॉप्स बना। इसके बाद बना ये ट्राइसेरोटॉप्स। इनके देखो सींग लाइक स्ट्रक्चर थे, इस तरह से सींग थे, नोज पे सींग थे। बेटा ये डेंजरस हो गए। अब ये बहुत इन्होंने इवोल्यूशन कर लिया और ये बहुत डेंजरस हो गए। और उसके बाद बना ट्राइनोसोरस। ट्राइनोसोरस बेटा ये 19-20 फीट का था और ये सबसे डेंजरस था। एक तो ये बहुत बड़ा था और बहुत ही ये एग्रेसिव था और सबसे बड़ा डेंजरस था। लेकिन इनका एंसेस्टर एक था, लेकिन एंसेस्टर एक फैमिली ट्री है, एक एंसेस्टर से इतने वो बने थे। अब देखो प्लांट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये बताया है कि प्लांट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है? प्लांट्स का ट्री दिखाया गया है। प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ तो हुआ कैसे? तो ये प्लांट्स का फॉर्मेशन दिखाया गया है। सबसे पहले क्लोरोफाइट थे। एंसेस्टर क्या थे जो सबसे पहले बने थे, अब से लाखों करोड़ों मिलियन साल पहले बने थे? क्लोरोफाइट्स थे जो एंसेस्टर थे। क्लोरोफाइट से बेटा क्या बने? क्लोरोफाइट्स के टाइम पे देखो कितने 3 एरा थे, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। कितने एरा थे? 3 थे। पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। अभी पैलियोजोइक एरा 4 पीरियड में डिवाइड थे, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड द परमेनियन। कितने पीरियड थे? 4 पीरियड थे। मेसोजोइक एरा के 3 पीरियड थे, ट्राइएसिक, जुरेसिक एंड द क्रिस्टेशियस पीरियड। 3 पीरियड इनके थे। एंड द सीनोजोइक के क्वांटरनरी टर्टरी, ये 1 पीरियड था। अब क्लोरोफाइट से जो एंसेस्टर थे उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बेटा सीनोजोइक एरा में ब्रायोफाइट्स का फॉर्मेशन किया। क्लोरोफाइट से ही ब्रायोफाइट्स आए, लेकिन कौन से? सीनोजोइक एरा में आए, इनके एंसेस्टर थे ये। उसके बाद ट्राइकोफाइट्स बने, क्लोरोफाइट से ट्राइकोफाइट्स बनी। अब ट्राइकोफाइट से जो स्टेराफाइलम बने सिल्यूरियन पीरियड में, पैलोजोइक एरा में। इन्होंने फिर परमेनियन एरा में एक मिनट बच्चों, ऑर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स बनाए। ऑर्बोरिसेंट लाइकोपोड से जुरासिक एरा में हर्बेसियस लाइकोपोड्स बने, ठीक है? और वो अभी तक कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। अब बेटा नेक्स्ट बने राइनिया टाइप प्लांट्स बने। राइनिया टाइप प्लांट्स के बाद सिलोफाइटम बने। सिलोफाइटम देखो, सिलोफाइटम से कितने टाइप के प्लांट्स आए? सबसे पहले आए हॉर्स टेल आए क्रिस्टेशियस पीरियड में। फिर फर्न्स आए थे मीजोजोइक के जुरासिक में, फर्न्स आए थे जो अभी तक कंटिन्यू है। फिर क्रिस्टेशियस पीरियड में इससे सिलोफाइटम से जिंकोज आए क्रिस्टेशियस पीरियड में।
फिर इनसे ही कॉर्निफर्स आई जुरासिक पीरियड में। तो फिर उनसे ही बच्चा नीटल्स आए कौन से पीरियड में, क्रिस्टेशियस पीरियड में। और इनसे ही प्रोजिम्नोस्पर्म आए, प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या बने, सीड फर्न बने, सीड फर्न से बेटा साइकैड्स बने जुरासिक एरा में, और डाइकोटिलिडन्स बने थे बेटा क्रिस्टेशियस एरा में, और उनसे ही आगे डिवाइड होकर एंजियोस्पर्म बनाए, फ्लोवरिंग प्लांट्स बने। तो फ्लोवरिंग प्लांट्स किससे आए, सिलोफाइटम से आए, प्रोजिम्नोस्पर्म बने, फिर सीड फर्म बने, फिर डाइकोटिलिडन्स बने, फिर एंजियोस्पर्म्स बने। 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट। सॉरी बच्चे, सॉरी। ओके, ओके, वॉइस इज क्लियर, ओके, यस। देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम एनिमल्स कौन से एरा में कौन से एनिमल्स आए। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा कार्बोनिफेरस, परमेनियम, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रोस्टेशियस, टर्सरी एंड द क्वार्टरनरी। ये 350 मिलियन ईयर एगो, -50 तो 3 मिलियन, 300 मिलियन एगो, 250 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन ईयर एगो, 150 मिलियन ईयर एगो, 100 मिलियन ईयर एगो, 50 मिलियन ईयर एगो। सबसे पहले अर्ली देखो, हमारे जो एंसेस्टर थे ना वो रेप्टाइल्स थे। सबसे पहले जीवन कहाँ आया, समुद्र में आया, पानी में आया। पानी में पहले मछलियां बनी, फिर मछलियों के बाद रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स ऐसे थे जो एम्फीबियंस थे, जो लैंड एंड द उस पर लैंड एंड वाटर बोथ में सर्वाइव कर सकते थे। तो फिर रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स से फिर क्या आए बेटा, देखो आगे देखो रेप्टाइल से क्या क्या है। सबसे पहले जो सबसे पहला फर्स्ट एंसेस्टर था वो अर्ली रेप्टाइल था, जो एक्सटिंक्ट हो गया, अभी नहीं है, वो 350 मिलियन ईयर एगो आया था। उसकी 2 ब्रांच थी। उसने एक तो बनाया सिनेप्सिड्स, सिनेप्सिड्स बनाया। ये था सिनेप्सिड्स था, कब था ये, परमेनियम में 250 मिलियन ईयर एगो था। इसने सिनेप्सिड्स ने, हाँ, सिनेप्सिड से इसने बनाया पैलिकोसोरस। पैलिकोसोरस देखो, ये इस सिनेप्स सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स थे, अर्ली रेप्टाइल से फिर बने सिनेप्सिड्स बने, सिनेप्सिड से पैलिकोसोरस बने। पैलिकोसोरस भी एक्सटिंक्ट है, आज नहीं है, ठीक है। उसके बाद बने थिकोप्सिड्स, थिकोप्सिड्स बने, इस तरह के एनिमल्स बने, ये भी एक्सटिंक्ट है, आज के टाइम में नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने इवोल्यूशन कर करके मैमल्स बनाए, ठीक है। मतलब ये आज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये मान लो कि ये फिनिश हो गए हैं, लेकिन जो ह्यूमंस बने हैं, मैमल्स बने हैं, इन्हीं से ही बने हैं, ठीक है। उसकी सेकंड ब्रांच थी सुरोप्सिड्स। सुरोप्सिड से उन्होंने क्या बनाया बेटा, सुरोप्सिड से बनाई है साइनेप्सिड्स, ये बना साइनेप्सिड्स। साइनेप्सिड्स ही आगे जाके डायनासोर्स में कन्वर्ट हो गए टर्सरी पीरियड में, ये एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। और एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन अब इन्होंने क्या करा देखो, सिरोप्सिड्स की आगे जाके ब्रांच किसी ने तो कोई टर्टल में कन्वर्ट हो गई। बेटा यही रेप्टाइल्स आगे अलग अलग धीरे 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 इवोल्यूशन करके न्यू न्यू स्पीसीज बनाई इन्होंने। इन्होंने आगे जाके देखो, इसी की ब्रांच आगे जाके टर्टल बना ली, इसी की ब्रांच ने आगे जाके लिजार्ड्स बना ली, इसी की ब्रांच ने आगे जाके स्नेक बना लिए, इसी की ब्रांच ने देखो, इसकी ब्रांच ने आगे जाके क्रोकोडाइल्स बना लिए, इन्हीं से इनकी ब्रांच आगे जाके बर्ड्स बना लिए, और इस ब्रांच ने आगे जाके मैमल्स बना लिए। तो क्या इसका क्या मतलब है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं, सबसे पहले एंसेस्टर है वो क्या है, मगरमच्छ है, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। इवोल्यूशन फिनिश, अब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। बेटा हम लोग सिर्फ डायग्राम कर रहे हैं, जिस जिस चैप्टर में जो जो डायग्राम है हम सिर्फ वही देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं डायग्राम। अब हम देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या है, ये एक मॉस्किटो है,
फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने किसी भी ह्यूमन को बाइट करा। उसने ह्यूमन को बाइट करा तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की स्लैवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स थे। क्या थे? स्पोरोजोइट्स थे। अब वो किसी भी ह्यूमन को बाइट कर रही है तो उसने अपनी स्पोरोजोइट्स इस ह्यूमन की ब्लड वेसल्स में छोड़ दिए। बाइट किया ना, तो स्पोरोजोइट्स ब्लड वेसल्स में छोड़ दिए। अब वो ब्लड वेसल्स से स्पोरोजोइट होते हुए उस ह्यूमन के लीवर में चले गए। कहाँ चले गए? लीवर में चले गए। अब लीवर में जाकर वो क्या करते हैं बेटा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्होंने लीवर में जाके करना शुरू किया। प्लाज्मोडियम ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर में जाके करना शुरू किया। तो लीवर में जाके करना शुरू किया तो उसके बाद द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल्स। अब लीवर सेल्स में अभी वो 3 थे, फिर वो 3 से 6 बन गए, 6 से 12, इस तरह से वो एक आरबीसी एक टाइम तक होल्ड करेगी ना। अब वो आरबीसी रैप्चर हो गई। अब वो रैप्चर हो गई तो वो पूरी बॉडी में फैल गए। फैल गए कि नहीं फैल गए? अभी तक सिर्फ लीवर में थे, लेकिन अब वो पूरी बॉडी में फैल गए। अब पूरी बॉडी में फैलने के बाद उन्होंने क्या किया, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। अब उन्होंने रेड ब्लड सेल्स में भी रिप्रोडक्शन शुरू किया। अब वो रेड ब्लड सेल्स क्या हो गई? बस्ट हो गई। बस्ट होने के बाद जब वो रेड ब्लड सेल बस्ट हो गई तो उन्होंने क्या किया, हीमोजोइन बनाया। हीमोग्लोबिन होता है ह्यूमन की बॉडी में, तो ग्लोबिन प्रोटीन को तो उन्होंने खा लिया। ग्लोबिन प्रोटीन खाने के बाद उन्होंने हीमो के साथ रिलीज किया हीमोजोइन। जोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से बॉडी में हीमोजोइन की वजह से ठंड लगना शुरू होती है। तो उन्होंने हीमोजोइन रिलीज किया। अब वो देखो आरबीसी में आए। अब उन्होंने क्या किया, अब जो भी ह्यूमन है जिसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम के वो आए हैं, पैरासाइट आए हैं, उसको ठंड से बुखार आना शुरू हो गया। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे फिर रिप्रोडक्शन किया और सेक्सुअल स्टेज पे वो डिवाइड हो गई, एक मेल बन गया, एक फीमेल बन गया। लेकिन उसको आदमी को जिसकी ह्यूमन की बॉडी में है उसको अभी भी फीवर आ रहा है। फीवर आने के बाद बेटा उन्होंने क्या किया, फिर उस आदमी को जिसकी बॉडी में ये मेल एंड फीमेल है, उसकी बॉडी में किसी कोई और अदर एनाफिलीज मॉस्किटो आई, उसने उसको बाइट कर लिया। अब बाइट करा तो उसने उसका खून लिया, ब्लड लिया। अब वो क्या किए, फीमेल मॉस्किटो जो गैमेटोसाइट्स थे वो मॉस्किटो के अंदर चले गए, फीमेल मॉस्किटो के अंदर चली गई है। अब उन्होंने मॉस्किटो के अंदर उसको पूरा कंप्लीट किया अपनी साइकिल को। और वे फिर उन्होंने क्या हुआ, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में जाकर मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में पूरी प्रोसेस कंप्लीट की। और कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फिर स्पोरोजोइट्स बनाए। स्पोरोजोइट्स फिर उसके स्लाइवरी ग्लैंड में आ गया, फिर उसने किसी और ह्यूमन को बाइट किया, फिर ये साइकिल इस तरह से ये साइकिल चलेगा। तो एक मॉस्किटो होस्ट है और एक ये ह्यूमन होस्ट है, जिसके अंदर ये ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है और ये सेकेंडरी होस्ट है। जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी होस्ट होता है, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। ये बायोगैस इम्प्लांट है। जब आप बायोगैस का फॉर्मेशन करते हो, बायोगैस में मेन क्या होता है, मीथेन होती है, CH4 होती है। बायोगैस प्लांट पहले बनाया जाता था, गांव में जो गोबर कूड़ा कचरा था उसको एक टैंक में डाल दिया जाता था। टैंक के थ्रू उसमें यहाँ पे जिसे कहते हैं डिजेस्टर कहते हैं, उसमें क्या होता था बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया होते थे। एरोबिक बैक्टीरिया उसमें वो करते थे और उसके बाद वो फॉर्मेशन करते थे मीथेन गैस का। मीथेन गैस को फिर एक पाइपलाइन के थ्रू किचन में ले जाया जाता था और बर्नर के थ्रू उसको जलाकर उसको में जलाया जाता था और यूज किया जाता था उसको, और उसमें जो बचता था उसको बाहर निकाल के फर्टिलाइजर बना देते थे। 2 मिनट में आ रही हूँ। देखो द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन कैसे होता है। डीकम्पोजिशन की स्टेप देखो, ये एक प्लांट डीकम्पोजिशन में 5 स्टेप होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड द मिनरलाइजेशन। कोई भी प्लांट है, प्लांट से सपोज कोई पत्ती गिर के नीचे मिट्टी में गिर गई, मिट्टी में ग्राउंड में गिर गई, अब वो डीकम्पोज होना शुरू हो गई, किसी भी एनिमल्स बैक्टीरिया ने उसको खाया और धीरे धीरे उसमें न्यूट्रिशन उससे निकलना शुरू हो गए। तो सम न्यूट्रिशन लीच इनटू सॉइल इन द केमिकल एक्शंस के थ्रू। कुछ फ्रेगमेंटेशन, ये सड़ना गलना शुरू हो गए। फिर लीचिंग हो गया, उसमें से न्यूट्रिशन निकलना शुरू हो गए, उसे कहते हैं लीचिंग।
फिर ये पत्ती सड़ना गलना शुरू हो गई और फिर ये खाद बन के उसमें डिकम्पोज हो गई और उसमें मिट्टी में मिलना शुरू हो गई। फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स एंड फंजाई के थ्रू। उसके बाद क्या हो गया, लीफ पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई और वो बिल्कुल खत्म हो गई और न्यूट्रिशन आके मिलके और फिर वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होके प्लांट्स को न्यूट्रिशन देना शुरू कर दिया, जिसे कहा गया मिनरलाइजेशन। कंज्यूमर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड द फॉर्मेशन ऑफ फूड करते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर मोस्टली प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये होते हैं अर्थ पर प्लांट्स होते हैं, लेकिन वाटर में फाइटोप्लैंक्टन या ग्रास या ट्रीज भी हो सकते हैं। फिर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो इन प्लांट्स पर फीड करते हैं। सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं या इनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो इन प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि डियर, ग्रास होपर। जो प्लैंक्टन्स होते हैं वाटर में, फाइटोप्लैंक्टन्स वाटर में होते हैं, जो प्लैंक्टन्स और ग्रास और ट्री लैंड पर होते हैं। तो ग्रास को और ट्री को खाएंगे ग्रास होपर्स एंड काउ, और जो पानी में फाइटोप्लैंक्टन है उनको खाएंगे जो प्लैंक्टन्स। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो इन प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जिसे कहते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये हमेशा कार्निवोरस होता है, ये हर्बीवोर्स होता है। इसमें वो सिर्फ हर्ब खाते हैं, लेकिन अब ये इसको खाएंगे। जैसे कि बर्ड्स होते हैं, फिशेस होती हैं। अब फिशेस होती हैं वाटर की और बर्ड्स और वॉल्स होते हैं इसका। अब ग्रास होपर को बर्ड्स वगैरह खाएंगी। और फिर होता है बेटा टर्सरी कंज्यूमर, जो टॉप कंज्यूमर जिसे कहते हैं, टॉप कार्निवोर्स होते हैं कि इनको खाते हैं, जैसे कि मैन और लोयन अब इन सबको खा जाएंगे। ठीक है, ये था ट्रॉपिक लेवल। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।